अयो दीदी हेलो संत सर। हेलो। जी सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग टीना। विकास सर, मैं अभी बस शुरू कर रहा हूँ। ओके सर, ओके। ठीक है, थैंक यू सर। बेटा, आवाज आ रही मेरी आपको? यस सर, आ रही है। ठीक। चलिए बेटा, जहां पर भी लगे ना स्क्रीन विजिबल नहीं है, ये सब चीजें तो मुझे एकदम से बता देना, ठीक है? सर विजिबल नहीं है, अभी स्क्रीन नहीं दिख रही आपको। अच्छा, नहीं दिख रही। कैमरा ऑफ, कैमरा ऑफ है सर। अभी ठीक ठीक है है? सर। जी सर। ओके, थैंक यू सर। तो आज का हमारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये टॉपिक इंडिविजुअल के लिए भी अप्लाई होता है एंड टू सम एक्सटेंट ये कॉर्पोरेट्स के ऊपर पे भी अप्लाई होता है। तो मैं सारा ही बता देता हूँ, ठीक? तो ताकि आपको इंडिविजुअल्स के जो केसेस हैं वो भी समझ में आ जाए, ठीक है? तो जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये वो हेड ऑफ इनकम है जिसके अंदर में आप उन इनकम्स को टैक्स करते हो यहाँ पर जो इनकम्स बाकी किसी हेड के अंदर टैक्स नहीं हो पा रही हैं। जैसे कि सैलरी का हेड है, हाउस प्रॉपर्टी का है, कैपिटल गेन्स है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन है। तो जो इनकम्स उन चार हेड्स में नहीं जा पाती हैं, एक तो उन इनकम्स को हम इस वाले हेड में ले आते हैं, और दूसरा ये होता है कि कुछ इनकम्स कैटेगोरिकली बताई गई हैं कि सिर्फ इसी हेड के अंदर आएंगी, ठीक है? तो जैसे कि एक इनकम हमारे पास में आती है कि अगर किसी ने कोई डिविडेंड्स अर्न किए हैं, तो डिविडेंड कहाँ टैक्स होंगे? आपके इनकम्स फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्स होंगे। अभी हम इस पे बात करेंगे कि डिविडेंड के मतलब क्या है यहाँ पर। तो अगर आपको डिविडेंड मिले हैं कहीं से, तो वो हम कहाँ टैक्स करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स करेंगे। अगर आपको इनकम होती है फ्रॉम विनिंग्स, फ्रॉम लॉटरीज, ठीक है, क्रॉसवर्ड पजल्स,
race including horse races, card games and other games of any sort का मतलब किसी भी तरह का गेम अगर आप खेलते हैं, जैसे कि गैम्बलिंग अगर हम कहीं पर करते हैं, ठीक है, हम कहीं पर बैटिंग करते हैं, ऑफ एनी नेचर, चाहे उसकी प्रकृति कैसी भी हो या वो किसी भी रूप के अंदर हो, तो वो सब यहीं पर आती हैं। जैसे मान लो आप कहीं पर लॉटरी खेलते हो, जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर में लॉटरी जो है वो स्टेट का मैटर है, तो कई राज्यों के अंदर में जैसे कि पंजाब हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, ठीक है ना, इन कई राज्यों के अंदर में लॉटरी खेलना क्या होता है, लीगल होता है। तो अगर आप वहां पर लॉटरी में कोई पैसा जीत गए हैं तो उसको हम कहाँ पर टैक्स करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। आपने कोई वर्ग पहेली या क्रॉसवर्ड पजल्स आप सभी जानते होंगे, अगर आप उसको सॉल्व करके कोई पैसा जीत जाते हो, दौड़ होती है ना, जैसे कि एनिमल्स की कहीं पर हम दौड़ लगवाते हैं, वहां पर पैसा जीत जाते हो, राइट, चाहे उसके अंदर में घोड़ों वाली दौड़ भी शामिल है, या कोई कार्ड खेलते हो, ठीक है, तो वो भी सब इसके अंदर आएगा। या किसी भी तरह का गेम, जरूरी नहीं कि वो कार्ड का गेम हो, किसी भी तरह की गैम्बलिंग एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो, ठीक है, वो सब इसी वाले हेड के अंदर हम क्या करेंगे, टैक्स करेंगे। बोलिए, बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर है। यस सर। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन और एनहांस्ड कंपेंसेशन। देखो, हमने कैपिटल गेन्स का चैप्टर पढ़ा था और हमने उसमें पाया कि कैपिटल गेन में क्या होता है, कोई आपकी कैपिटल एसेट होती है, आप उसको ट्रांसफर कर देते हो और आपने उसमें कोई गेन अर्न कर लिया, उस पर आपको टैक्स भरना है, राइट। अब कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट है ना आपसे जबरदस्ती कंपल्सरली चीजों को एक्वायर करती है फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट। मान लो कि कोई हाईवे निकालना है, मान लो कि कोई प्रोजेक्ट बनाना है, और गवर्नमेंट ने आपको वहां पर क्या किया, कंपेंसेशन दिया, तो वो भी है ना कैपिटल गेन के अंदर ही जाता है। तो जो कंपेंसेशन होता है, जो मुआवजा होता है, जो अमाउंट आपको मिलता है, वो तो कहाँ ट्रीट होता है, कैपिटल गेन के चैप्टर में ट्रीट होता है। बट वो जो मुआवजा या कंपेंसेशन आपको मिलेगा, हो सकता है कि वो लेट मिले, आपको पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है Yes, सर। तो उस लेट वाले कंपेंसेशन पे गवर्नमेंट आपको ब्याज भी देती है, इंटरेस्ट भी देती है। तो जो कंपेंसेशन का अमाउंट है वो तो कैपिटल गेन के हेड में चला जाएगा, लेकिन जो उस कंपेंसेशन पे मिलने वाला इंटरेस्ट है वो कहां पर आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। तो ये वाली लाइन समझ में आ गई, इतने वाला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन yes, कंपेंसेशन। sir. अब क्या Clear होता है। है कि जिसको ये कंपेंसेशन मिला, जरूरी नहीं है कि वो उस कंपेंसेशन से क्या हो, खुश हो, तो वो कोर्ट के अंदर में केस फाइल कर सकता है कि भाई मुझे जो कंपेंसेशन मिला है मुझे कम लग रहा है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। अगर वो केस जीत गया तो कोर्ट एक ऑर्डर पास कर सकती है कि भाई इसको कंपेंसेशन बढ़ाया जाए, तो उसको बोलते हैं एनहांस्ड कंपेंसेशन। और एनहांस्ड कंपेंसेशन में बढ़ा हुआ मुआवजा, तो अगर वो भी डिले हो गया है तो वो भी गवर्नमेंट उस पर क्या करती है, आपको ब्याज पे करती है। तो इंटरेस्ट चाहे कंपेंसेशन पे मिले चाहे एनहांस कंपेंसेशन पे मिले, वो दोनों के दोनों कहाँ आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएंगे। बट जहां तक बात कंपेंसेशन की है या एनहांस कंपेंसेशन की है, ठीक है, वो दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे, कैपिटल गेन के चैप्टर में जाएंगे। बोलो, ये वाली बात समझ में आ गई? एक एग्जांपल से सर। देखो, मान लो सपोज करो जैसे कि अभी एयरपोर्ट बना है नोएडा के अंदर में, एक जेवर एयरपोर्ट बना है ना, आपने देखा होगा। तो अब वहां पर मान लीजिए कि लोगों को कोई एसेट गवर्नमेंट ने एक्वायर करी, तो कंपेंसेशन दिया गया ना वहां पर, तो वो कंपेंसेशन मान लो मिस्टर एक्स को रिसीव हुआ, मिस्टर एक्स को उस कंपेंसेशन में मिल गया, सपोज कर लो 1 CR, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला। तो ये जो 1 करोड़ रुपए टैक्स होंगे ना, ये जाएंगे कैपिटल गेन वाले हेड के अंदर, और उसका टैक्स कितना लगेगा वो सब कैपिटल गेन का चैप्टर डिसाइड करेगा कि पहले 1 करोड़ का कंपेंसेशन, वो लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस करेंगे इस पे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जैसा हमने वहां पर देखा था वैसे ही। उसके बाद इस 1 करोड़ को मिलने में अगर टाइम लग रहा है, लेट हो गया है, तो गवर्नमेंट मान लो इस पे ब्याज दे रही है। सपोज गवर्नमेंट ने कहा भाई हम इस पे आपको 2% का इंटरेस्ट देंगे, तो 1 करोड़ पे हम 2% का ब्याज निकालेंगे, तो ये जो आपको 2% का इंटरेस्ट मिलेगा ना, ये कहां पर चला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।
1 करोड़ कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन के चैप्टर में। बोलिए, ये वाला पॉइंट अब क्लियर है? यस सर। चल, अब आती है गिफ्ट। अब ये गिफ्ट किसका गिफ्ट है? ये गिफ्ट है पैसे का गिफ्ट। तो अगर आपको पैसों में गिफ्ट किया जा रहा है, मतलब आपको मनी दी जा रही है, तो देखो जो चीज गिफ्टेड होती है उसमें कोई समथिंग इन रिटर्न होता है क्या? तभी हम उसका नाम गिफ्ट बोलते हैं। तो आंसर होता है कि देखिए समथिंग इन रिटर्न नहीं होता, तभी हम उसको गिफ्ट बोलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उसको भी गिफ्ट मिलते हैं जिसमें मामूली सी अमाउंट आपको देनी पड़ती है, समथिंग इन रिटर्न। तो गिफ्ट के मामले में लॉ क्या कहता है? तो कहता है कि अगर आपको कोई भी पैसा मिल रहा है, एनी सम ऑफ मनी, अब ध्यान से सुनना, सम वर्ड बोल दिया इसने, ठीक है, और दी एग्रीगेट, यानी कि जितना भी पैसा आपको मिला वो अगर 50,000 रुपीज से ज्यादा का है, ठीक, रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन, पॉइंट टू बी नोटेड, चाहे किसी से भी मिला हो, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन बाय एन इंडिविजुअल और HUF ड्यूरिंग द ईयर। तो बताओ इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 50,000 रुपए से ज्यादा का कोई गिफ्ट कर रहा है ना, और आप कुछ नहीं दे रहे हो उसको, तो वो गिफ्ट कौन से वाले हेड में टैक्स हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। बोलिए, ये वाली बात समझ में आ गई? और सर जब हमें प्लीज 50 रिपीट। है, हम ये जब 50,000 रुपीज का कैलकुलेशन करेंगे तो ये एग्रीगेट होना चाहिए। मतलब एक एग्जांपल से देखो इसको, मान लो कि मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स एक कंपनी है या एक इंडिविजुअल है? इंडिविजुअल सर। इंडिविजुअल है। तो यहाँ देखो कि गिफ्ट किसने रिसीव किया हो, इंडिविजुअल ने रिसीव किया हो, या किसी हिंदू अनडिवाइड फैमिली ने रिसीव किया हो। तो मिस्टर एक्स क्योंकि यहाँ पर एक इंडिविजुअल है तो उसने रिसीव किए। कितने रिसीव किए? 35,000 रुपीज। किससे रिसीव किए? फ्रॉम मिस्टर वाई। मिस्टर वाई कौन है? उसका फ्रेंड है। अब ये बात मैं क्यों लिख रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको जरूर पता चलेगी। तो उसके दोस्त ने उसको क्या किया? 35,000 रुपए का गिफ्ट किया, एज गिफ्ट, राइट? He also received rupees 25,000 from Mr. Z. उसको Z से भी पैसे मिले, और Z कौन है? Z भी उसका फ्रेंड है, एज गिफ्ट। और ये दोनों के दोनों पैसे उसको 25-26 के दौरान मिले हैं। तो बताओ इसको टोटल गिफ्ट कितना मिला? 60,000 सर सर। 60,000। 60,000 रुपए मिले। क्या ये 60,000 रुपए 50,000 रुपीज से ज्यादा आ रहे हैं? यस सर। यस सर। तो ये इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जुड़ जाएंगे। क्लियर हो गई? दूसरा पॉइंट, मान लो अगर ये वाला गिफ्ट ना मिला होता तो 35,000 रुपये ही रहते। फिर क्या 35,050 से ज्यादा है? नो नहीं सर। सर। तो फिर ये इस पे कोई टैक्स नहीं लग रहा। क्लियर हो गई ये वाली बात अब आपको? यस सर। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, सर, हाँ, सर टैक्स 60,000 पे लगेगा या फिर डिफरेंस पे? 60,000। ये ओके सर। 50,000 रुपये तो आपका बस थ्रेश होल्ड है, मतलब इतने को अगर क्रॉस कर गया तो फिर हम इतना आपका जोड़ देंगे। ओके सर। ठीक है। अब आते हैं कि भाई ये तो आपका मनी का गिफ्ट था, मतलब आपने कैश में ले लिया। कैश मतलब चाहे वो बैंक के थ्रू लिया हो चाहे कैसे भी है। लोग जरूरी थोड़ी है कि आपको मनी ही दें, लोग आपको काइंड में भी दे सकते हैं। तो गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, ठीक है ना? जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है? आंसर है हाँ है। तो क्या किया जाए? तो इसमें बताया गया है कि अगर आपका रेसिपिएंट एक इंडिविजुअल है या HUF है, ठीक है, और ये गिफ्ट आपको किसी से भी मिले, फ्रॉम एनी पर्सन, तो इसमें ना दो केस हैं। केस 1,
केस वन हम ये देखेंगे कि क्या आपको कोई कंसिडरेशन मिल रही है, मतलब आपने कुछ नहीं किया सामने वाले के लिए, बट सामने वाले ने आपको ये इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दी। केस टू में कोई कंसिडरेशन है बट इनएडिकेट है। समझ रहे हैं इनएडिकेट का मतलब क्या है? कि वो कंसिडरेशन पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। जैसे कि 1 करोड़ का लैंड अगर आप किसी को दे दें जस्ट फॉर ₹10,000, तो बताओ उस 1 करोड़ के बदले में 10,000 रुपीज आप सफिशिएंट मानोगे? नो सर। जस्ट टू बाईपास केस नंबर 1 कि वो बोल दे कि भाई आपने तो ये बोला था ना कि विदाउट कंसिडरेशन वाला हम यहाँ कंसिडर करेंगे, तो कहेंगे भाई हम इनएडिकेट कंसिडरेशन को भी लेकर आएंगे। अब जो हमारा केस नंबर 1 है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो प्योर गिफ्ट है। प्योर गिफ्ट का मतलब कि इसमें समथिंग इन रिटर्न नहीं है। अब लैंड और बिल्डिंग के मामले में हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी की ना रजिस्ट्री कराई जाती है तो उस पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देनी होती है। तो उसमें लॉ ये कहता है कि अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, जिसको हम एसडीवी कहेंगे, अगर वो 50,000 रुपीज से ज्यादा की आ रही है, यानी कि जो उसकी रजिस्ट्री करवाने गए ना जब आप उस लैंड की या उस बिल्डिंग की, तो वहां पर जो स्टैंप ड्यूटी अथॉरिटी ने आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बताई वो कितने से ज्यादा निकली? 50,000 रुपए से ज्यादा निकली। तो आपकी जो एसडीवी होगी उसको हम इनकम मान लेंगे। ठीक है यहां तक बात? जैसे कि एग्जांपल देखो, मिस्टर ए है, उसने रिसीव किया ए लैंड, ठीक है, द एसडीवी ऑफ विच इज ₹25,000, जिसकी एसडीवी कितनी है? 25,000 रुपए की है। तो बताओ कुछ टैक्स होगा यहाँ पर? नो सर। है ना? तो नो टैक्स। अब दूसरा केस, मिस्टर बी रिसीव्ड ए बिल्डिंग एज गिफ्ट फ्रॉम मिस्टर सी, एसडीवी is ₹2,40,000। तो बताओ एसडीवी कितनी निकली? 2,40,000 सर। 2,40,000। तो ये हमारी 2,40,000 की बन जाएगी इनकम। सिंपल सी बात है ना? यस अब सर। आते हैं इनएडिकेट कंसिडरेशन। इनएडिकेट कंसिडरेशन में ना हम डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे कि जो आपकी कंसिडरेशन थी और जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी इसमें कितना डिफरेंस था। तो एसडीवी माइनस कंसिडरेशन को कंपेयर करेंगे हायर ऑफ ₹50,000 और 10% of the consideration, then the difference amount is the income. एग्जाम्पल, मान लो किसी क्वेश्चन में एसडीवी है 1,00,000 रुपए की, ओके, कंसिडरेशन है मान लो 70,000 रुपए, तो बताओ डिफरेंस कितना है? 30,000। 30,000 का डिफरेंस है। अब कंसिडरेशन का 10% निकालो, 10% ऑफ कंसिडरेशन, तो बताओ कितना आएगा? 7,000। 7,000। 7। तो ये वाली लाइन पढ़ो, वो कह रहा है हायर ऑफ 50,000 और 10% ऑफ द कंसिडरेशन। तो बताओ 50,000 और 7,000, इन दोनों में हायर अमाउंट कौन सा है? 50,000 सर। 50,000। तो हायर ऑफ 50,000 और 10% ऑफ द कंसिडरेशन इज इक्वल टू 50,000। फिर वो कह रहा है कि क्या एसडीवी और कंसिडरेशन का डिफरेंस इस वाली अमाउंट से ज्यादा है? देखो मेरा डिफरेंस कितना है? नो सर। 70,000 सर। 30,000 है डिफरेंस। 30,000। और जबकि हायर अमाउंट आ रहा है ये वाला, तो 30,000 इज नॉट एक्सीडिंग 50,000, इसलिए केस नंबर 2 के अंदर में कोई इनकम नहीं मानी जाएगी। यहां तक बात समझ में आती है? यस सर। सो नो इनकम। नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 2। मान लो एसडीवी है 2 एक लाख बार सर रुपए की। रिपीट कर दो ये वाला। ये देखो इसमें क्या हुआ है कि हमें ये देखना है कि जो हमारा कंसिडरेशन है ना, मतलब सामने वाले ने हमसे कितने पैसे ले लिए इस गिफ्ट के,
उसका 10% निकाल लेना है। तो हमने 10% निकाला, ये 10% था 7000 रुपीज। ठीक है, इसको 50,000 से कंपेयर करो, 50,000 से, और 50,000 को 10% से के साथ कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड इन दोनों में हायर अमाउंट कौन सा है, 50,000। अब इस हायर अमाउंट को कंपेयर करो इस वाली अमाउंट से जो कि कितनी आई थी, 30,000। अब ये देखो कि क्या ये डिफरेंस अमाउंट इस वाली हायर अमाउंट से ज्यादा है। अगर हाँ तो डिफरेंस अमाउंट को इनकम बना देंगे, और अगर आंसर है ना तो कुछ भी इनकम मत बनाओ। मेरे इस वाले क्वेश्चन में 30,000 क्योंकि 50,000 से ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने इसमें कहा कि कोई इनकम नहीं। ओके। क्लियर है? अब दूसरे एग्जांपल से भी क्लियर हो जाएगी चीज। अब मान लो यहाँ कंसिडरेशन है मेरे पास में 1,80,000, 1,80,000, पर 1,00,000 की कर लो, तो बताओ डिफरेंस कितना आया, 1 लाख 1 लाख सर। एक। नाउ कैलकुलेट 10% ऑफ द कंसिडरेशन। ठीक है, 10,000। हाँ, और रुपीज 50,000। तो देखो यहाँ पर कंसिडरेशन है 1,00,000, 1,00,000 का 10% हो जाएगा 10,000, और 50,000। इन दोनों में हायर अमाउंट ले लो, तो हायर अमाउंट 50 कौन सी आ गई, 50,000। 50,000 नाउ कंपेयर द डिफरेंस अमाउंट विद दिस हायर अमाउंट, तो बताओ कौन सी अमाउंट बढ़ी है, सर 1 लाख डिफरेंस। डिफरेंस। तो सिंस डिफरेंस exceeds 50,000, so the income is equal to the difference amount। तो बताओ डिफरेंस अमाउंट कितनी है, 1 लाख। तो 1,00,000 रुपए आपकी इनकम में जुड़ गए। दूसरा एग्जांपल दे और क्लियर हो जाएगा। मान लो एसडीबी है 5,00,000 रुपए, कंसिडरेशन का अमाउंट है 1,00,000 रुपए। बताओ डिफरेंस कितना है, आप 4 सॉल्व लाख करवाओ। 4,00,000 रुपए, 4,00,000 का डिफरेंस आ गया। अगला स्टेप बताओ कैसे करेंगे, 10% ऑफ सर कंसिडरेशन 10% और बताओ 50,000। कितना आएगा 10% कंसिडरेशन का, तो 10,000 रुपए आएगा। सर 10,000। उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, 50,000 एसडीबी से 50,000। 50,000। तो हायर बताओ दोनों में कौन सा है, 50,000 50,000। तो अब डिफरेंस को 50,000 से देखो, क्या डिफरेंस 50 को क्रॉस कर रहा है, यस यस सर। सर। इसका इसमें इनकम कितनी बनी, 4 लाख 4,00,000 रुपए आपकी इनकम में जुड़ जाएंगे। सर एक हर अनदर एग्जाम्पल में 50,000 ज्यादा आ रहा हाँ है। हर हर हाँ एग्जाम्पल में आपको हाँ हाँ, 50,000 पहले हायर में आ रहा है। इस वाले में नहीं आ रहा था, जैसे सबसे पहला एग्जांपल लिया था ना, ये पहले वाले एग्जांपल में नहीं था। ठीक है, जिसमें 10% ज्यादा होगा तो उसको भी हम कंपेयर करेंगे वैसे ही जैसे हम 50,000 को कंपेयर कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये जो 10% और 50,000 है ना, इसका पूरे का एक ही अमाउंट निकलेगा कोई। हमें 50,000 को पहले 10% ऑफ द कंसिडरेशन के साथ कंपेयर करना है, और कैसे करेंगे, इन दोनों में जो हायर अमाउंट होगा उसको लेंगे, और वो हायर अमाउंट को फिर इस डिफरेंस के साथ कंपेयर करना है। और इनकम सिर्फ तभी बनेगी अगर ये डिफरेंस अमाउंट इस हायर अमाउंट से ज्यादा होगा, अगर लोअर है तो फिर हम कोई इनकम पे टैक्स नहीं लगाएंगे। ओके। ठीक है, अच्छा अब एक इस वाले एग्जांपल पे आते हैं जो मैं अगला दे रहा हूं। मान लो एसडीबी है 3,00,000 रुपए की, और कंसिडरेशन है नील। तो बताओगे कंसिडरेशन का 10% कितना आएगा, नीली आएगा सर तो email। नील आएगा। अब जब इस 10% को
और 50,000 को कंपेयर करोगे विच एवर इज हायर, तो क्या अमाउंट निकल कर आएगी? 50,000। 50,000 ही निकल कर आएगी। अब ये देखो तुम्हारा डिफरेंस अमाउंट कितना था, बताओ डिफरेंस कितना था? एसडीवी माइनस कंसिडरेशन सर 3 लाख। 3 लाख रुपए आ रहा है ना, 3 लाख माइनस 0। क्या ये डिफरेंस अमाउंट इससे ज्यादा जा रहा है? यस सर। Yes, sir. तो इनकम कितने के बराबर हो जाती है? 3 लाख। 3 lakh. 3 लाख के बराबर। और अगर कंसिडरेशन नील है तो ये केस नंबर 1 बन गया ना? यस सर। इसका मतलब Yes. कि केस नंबर 1 केस नंबर 2 का क्या है? एक स्पेशल केस पार्ट। है बस, Part. है ना? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें कोई मनी में गिफ्ट करता है तो उसका टैक्सेशन कैसे है, कोई हमारे को लैंड और बिल्डिंग दे दे तो उसका टैक्स कैसे होगा। अब गिफ्ट बचे जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उनका गिफ्ट कैसे होता है। अभी हम इस पे और भी डिस्कशन करने हैं, अभी बस पहले हम वो ट्रिक तो समझ जाएं कि कहां पर टैक्स। इसमें केस 1 है, तो केस 1 वही है विदाउट कंसिडरेशन, और केस 2 है विद, या ऐसा कह लो इन एडिकेट कंसिडरेशन। अब जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना बेटा, उनकी ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं होती, ठीक है, उनकी रजिस्ट्री नहीं होती है, तो वहां पर है ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया जाता, वहां पर फेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। तो इफ फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि FMV एक्सीड्स ₹50,000, ठीक है, तो जो हमारी FMV होती है इज द इनकम। ऊपर वाले में बताओ हमने क्या किया था? SDB, sir. हमने FMV की जगह क्या लिखा हुआ था? SDB। तो यहां तक का रूल तो सेम ही चल रहा है। अब आओ केस नंबर 2 पे, यहां पर हम निकालेंगे डिफरेंस अमाउंट। वहां पर SDV माइनस कंसिडरेशन था, तो अब लॉजिक लगाओ यहाँ क्या होगा? FMB minus consideration, sir. FMV माइनस कंसिडरेशन। अगर ये ग्रेटर हो जाए, यहां पर बस वो 10% वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, 50,000 से ज्यादा हो जाए तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो इनकम बन जाएगी। बोलिए, बात समझ में आ गई? Yes, sir. सर यहाँ पे 10% वाला केस क्यों नहीं है? सरकार ने बेटा इसको जरूरी समझा होगा, क्योंकि जब अभी आप मूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यूज पढ़ोगे ना, मतलब जो उनकी डेफिनेशन पढ़ोगे, तो आप पाओगे उसमें ना इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसी कोई केस नहीं उठेगी। मैं आपको एक इसका रीजन बता देता हूँ कि गवर्नमेंट क्यों लेकर आ रही है। जैसे मान लो कि ये SDV है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, ये स्टैम्प ड्यूटी नहीं है। अब सरकार को ना ऐसा लगता है कि किसी ने कहीं जानबूझकर ये कंसिडरेशन कम तो शो नहीं कर रखी है, ठीक है, ताकि वो क्या बचा लें, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को बचा लें या टैक्स कम दें। तो सरकार ने ना ये पूछा, ये लोगों ने पूछा कि भाई कम का मतलब कितना कम है, तब उन्होंने 10% वाली बात उठाई कि भाई हमारे लिए कम का मतलब है कि कंसिडरेशन का 10% या 50,000 रुपए, इन दोनों में जो हायर अमाउंट है, अगर आपका वो डिफरेंस इससे ज्यादा है तो हमारे लिए वो मान लेंगे कि तुमने ना वो बहुत ही इनसफिशिएंट अमाउंट किया हुआ है। ओके सर। ठीक है ना, कि हम जानबूझकर किसी वैल्यू को लोअर ना कर दें। अब गवर्नमेंट कहती है कि अगर वो डिफरेंस इससे ज्यादा है तो फिर हम इस पे नहीं लेंगे, फिर तो हम जो डिफरेंस आ रहा है ना उसी पे टैक्स लगाएंगे, क्योंकि फिर हमारे को तुम्हारे पे शक हो गया है कि तुम उसे गिफ्ट का रूप दे रहे हो बस।
समझ गए? ओके सर, यस सर। यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती नहीं है तो गवर्नमेंट का इतना टेंशन रहता नहीं है। और दूसरी जो उनकी आप डेफिनेशन सुनोगे तो आप कहोगे कि अच्छा अच्छा, इतनी तरह की जो मूवेबल प्रॉपर्टी है आम लोग गिफ्ट भी नहीं करते हैं। बोलिए, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर है सर। चल नाउ, अब ये जो पॉइंट नंबर 7 है, यहाँ पर अभी तक तो बात बेसिकली इंडिविजुअल की हुई थी, यहाँ पर अब बात कंपनी की होगी। वेयर ए क्लोजली हेल्ड कंपनी or firm receives shares of a closely held company from any person or persons without consideration, where the aggregate fair market value exceeds rupees 50,000 or for inadequate consideration, where the inadequacy in aggregate exceeds rupees 50,000। थोड़ी देर के लिए नहीं, क्लोजली हेल्ड वर्ड का मतलब भूल जाओ। कोई बता सकता है आप में से कि इस लाइन का क्या मतलब है? क्लोजली हेल्ड को भूलते हुए मान लो कोई कंपनी है बस, तो इंटरप्रेट करने की कोशिश करो कि लाइन क्या कह रही है। सर बताओ इफ कोई किसी आइडिया। फर्म सर इफ किसी फर्म को गिफ्ट्स मिलते हैं 50,000 या 50,000 के से ज्यादा, या फिर उसकी जो एडुकेसी एग्रीगेट है, सॉरी कंसिडरेशन है, वो 50,000 से ज्यादा है, तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मिलेगी। हाँ, यही मतलब है। देखो, क्लोजली हेल्ड कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर में पब्लिक जो होती है ना सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं होती है। पब्लिक किसमें इसमें इंटरेस्टेड नहीं होती है? ऐसी कंपनी जिनके शेयर्स है ना स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड ही ना होते हैं, बेसिकली प्राइवेट कंपनीज हैं। ठीक है, तो अब मान लो कि कंपनी है, इस कंपनी का नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, और मान लो एक ये क्लोजली हेल्ड कंपनी है। इस कंपनी को गिफ्ट मिला है, और ये जो गिफ्ट मिला, गिफ्ट नंबर 1, गिफ्ट नंबर 2, गिफ्ट नंबर 3, तो कितने गिफ्ट मिले इसको? 3 गिफ्ट्स मिले। इस अमाउंट का, इस अमाउंट का, इस अमाउंट का, और इस अमाउंट का मतलब क्या है? उनकी फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, मान लो यहाँ मिला इसको 40,000 का, यहाँ मिला इसको 60,000 का, यहाँ मिला इसको 20,000 का, तो एग्रीगेट का मतलब क्या है कि इन सब का टोटल कर दो। तो टोटल करा तो कितना आ गया? 1,20,000। 120। और वो कह रहा है कि इसने सामने वाले को, डोनर को, डोनर कौन है? इसने गिफ्ट दिया है, इन्होंने कुछ नहीं दिया, यानी कि विदाउट कंसिडरेशन थी। तो ऐसे वाली सिचुएशन में ये जो पूरे 1,20,000 रुपए हैं, इस क्लोजली हेल्ड कंपनी की क्या मान ली जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मान ली जाएगी। बोलो, ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब अगर मान लो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने डोनर को कुछ ना कुछ दिया होता, तो वो इनएडिकेट कंसिडरेशन मानते। तो हम इनएडिकेसी को चेक करते हैं। इनएडिकेसी का मतलब क्या होता है कि वो डिफरेंस कितना है। तो वो जो डिफरेंस अमाउंट है, अगर वो 50,000 से ज्यादा हो,
तो हम मान लेंगे कि वो जो इनकम है आपकी इन एडिकेसी, वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा। फिर से समझ लीजिए, क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी बेसिकली एक कंपनी है जिस कंपनी के अंदर में पब्लिक जो होती है वो सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं होती है। इसका मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि वो कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है जिस कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में, लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें उसके शेयर्स क्या नहीं होंगे, ट्रेड नहीं होंगे। मतलब उन कंपनी के शेयर्स आप मार्केट में नहीं खरीद सकते। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब मान लो कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है। इस कंपनी को डोनर से गिफ्ट मिला 1 साल में, और ये गिफ्ट का अमाउंट था 5 लाख रुपए का। बताओ, और विदाउट कंसिडरेशन है। तो क्या इस XYZ लिमिटेड का ये इनकम मान ली जाएगी? बताओ, मान ली जाएगी या नहीं मान ली जाएगी? मान ली जाएगी सर। मान ली जाएगी। और अगर XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने कोई कंसिडरेशन पे की होती तो हम डिफरेंस अमाउंट निकाल लेते। ठीक है, तो वो डिफरेंस अगर 50,000 रुपए से ज्यादा होता तो उस डिफरेंस अमाउंट को हम टैक्स कर देते। अब क्लियर हो गई ये वाली बात? यस सर। उसके बाद आता है अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 8। ये वो इनकम्स हैं जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ही जाएंगी। Where a closely held company receives consideration from a person being a resident for the issue of shares that exceeds the face value of the shares. अब इस लाइन का क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है कि जो हमारी कंपनी का शेयर होता है उसकी अपनी एक फेस वैल्यू होती है। मतलब वो शेयर कितने का है, और एक होता है उसका इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब है कि वो आपको कितने में बेचा गया। तो कोई चीज अगर 10 रुपए की है तो जरूरी नहीं है कि वो आपको 10 रुपए में बेची जाए। ठीक है, हो सकता है वो आपको सस्ते में बेची जाए, हो सकता है आपको वो इक्वल प्राइस पे बेची जाए, और हो सकता है आपको ज्यादा में बेची जाए। तो अगर इशू प्राइस उसका 12 रुपए का है तो वो ज्यादा में बेची जा रही है, इसको बोला जाता है कि शेयर इशू किया गया एट प्रीमियम। अगर 10 रुपीज की चीज आपको 10 रुपीज में ही बेची जा रही है तो उसको हम बोल देते हैं कि आपको एट पार वो शेयर इशू किया गया है। अगर वो 10 रुपीज की चीज आपको 8 रुपीज में बेची गई तो हम बोलते हैं कि आपको वो शेयर एट डिस्काउंट पे दिया गया है। ठीक है, यस सर। अब लाइन को पढ़े अगर हम ऊपर वाली, तो उसमें बोला है कि क्लोजली हेल्ड कंपनी है, उसको कंसिडरेशन मिली है किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि क्या है, रेजिडेंट है। अब रेजिडेंट कौन होते हैं हम ये रेजिडेंशियल स्टेटस में पढ़ चुके हैं। क्यों दी है उसने आपको ये कंसिडरेशन? कंसिडरेशन का मतलब कि समथिंग इन रिटर्न। तो यहाँ पर क्लोजली हेल्ड कंपनी को पैसे मिल रहे हैं। क्यों मिले इसको ये पैसे? क्योंकि इस कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे, और वो जो शेयर है उसकी जो वैल्यू है वो शेयर्स की फेस वैल्यू से ज्यादा चली गई। तो बताओ, अगर फेस वैल्यू से ज्यादा इशू प्राइस है तो उसको क्या कहते हैं, एट पार, एट डिस्काउंट या एट प्रीमियम? एट प्रीमियम। तो सीधा सा मतलब क्या हुआ पॉइंट नंबर 8 में, कि एक क्लोजली हेल्ड कंपनी ने अपने शेयर्स बेचे थे एक पर्सन को जो कि रेजिडेंट था, और अपने शेयर्स उसने किस पे इशू किए, प्रीमियम पे प्रीमियम इशू किए।
ठीक है, तो भी उसको हम कहाँ पर टैक्स करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेकर आएंगे। क्लियर हो गया वाला पॉइंट? यस सर, क्लियर है। यस सर। नाउ पॉइंट नंबर 9, यहाँ पर हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की। ये सिक्योरिटीज स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हो सकती है, एंड डिवेंचर्स भी हो सकती। तो अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट की और या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटीज खरीदी हुई है, उन पे अगर आपको सरकार ब्याज दे रही है, तो उसको आप कौन से वाले हेड में टैक्स करोगे, आप टैक्स Income. करोगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। बट शर्त है, प्रोवाइडेड ये जो सिक्योरिटीज की हम बात कर रहे हैं आर नॉट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, मतलब ये आपका व्यापार नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्योंकि अगर ये आपका व्यापार हो गया, आपका बिजनेस हो गया, तो फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ना आके आपका बिजनेस वाले हेड में चला जाएगा। पीजीबीपी में। ठीक है, ओके सर। हाँ। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि हमने छोड़ दिया है, वो कह रहे हैं कि बस हम इसका ना रूम बदल देंगे। क्लियर है? अब Yes, आते sir. हैं अगले पॉइंट पे। ये है एनी सम कलेक्टेड, ये बहुत काम की चीज है ये वाली, पॉइंट नंबर 10, फ्रॉम एम्प्लॉय टुवर्ड्स their share of contribution to any PF or superannuation fund or ESI fund or any other fund for the welfare of the employees। देखो बेटा, आपने सुना होगा कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपनी सैलरी से अपने एम्प्लॉयर के पास कुछ पैसा कटवाते हैं इन द नेम ऑफ प्रोविडेंट फंड। सुना है आपने? Yes, यस sir. सर। पीएफ का Yes, पैसा sir. कटवाते हैं। Yes, अब sir. मान लो कि किसी की सैलरी है, सपोज सैलरी है 50,000 रुपए। ठीक है, अब एम्प्लॉय क्या करता है, अपनी सैलरी का शेयर है, मान लो फॉर एग्जांपल 10%, तो इसका 10% कितना हो जाएगा अपनी सैलरी का, 5,000। तो एम्प्लॉयर बोलता है कि भाई देखो, तुम्हारी जो सैलरी हम बना रहे हो 50,000 बना रहे हैं, इसमें से 5,000 रुपए तुम हमारे को दे दो अपने शेयर के तौर पर। और मान लो एम्प्लॉयर जो है वो कहता है भाई इतना ही कंट्रीब्यूशन मैं कर दूंगा, तो ये भी 10% हो गया, तो 5,000 ये हो गए। तो टोटल बताओ, दोनों का शेयर मिलाकर कितने रुपए इकट्ठे हो जाते हैं? 10,000, sir. 10,000 होते हैं। अब जो हमारा एम्प्लॉय है वो अपने घर पे सैलरी लेकर जाएगा, इन हैंड सैलरी हम जिसको बोल रहे हैं, अभी हम टैक्स वैक्स को यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं। 50,000 की सैलरी थी, उसमें से इसने कितने कटवा दी अपनी सैलरी से? 10,000. तो 45,000 रुपए लेकर चला जाए। यहाँ तो बात समझ में आ गई? तो अब मुझे बताओ, ये वाले जो 5,000 रुपए हैं ये अब किसके पास आ गए हैं? सर एम्प्लॉयर के पास। हाँ, अब पढ़ो 10वें नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कोई भी पैसा कलेक्ट किया गया, किससे कलेक्ट हुआ? एम्प्लॉय से कलेक्ट हुआ। क्यों कलेक्ट हुआ? क्योंकि एम्प्लॉय ने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन डाला है। बताओ, क्या वो इस वाले 5,000 रुपए की बात कर रहा है? यस सर। Sir. फिर वो कह रहा है कि हो सकता है उसका नाम प्रोविडेंट फंड ना हो, उसका नाम हो सकता है सुपर एन्युएशन फंड हो, वृद्धावस्था फंड है ये, बिल्कुल एक तरीके की रिटायरमेंट का फंड है ये। कहता है हो सकता है उसका नाम ईएसआई फंड हो। कहता है कि हो सकता है कि आपने उसका नाम कुछ और रखा हो, लेकिन उसका मकसद क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव था एम्प्लॉयज का क्या करना, वेलफेयर करना। वेलफेयर। अब ये क्या, ये 5,000 रुपए काट के आपने सामने वाले को 45,000 थमा दिए, क्या ये एम्प्लॉय का वेलफेयर था? आंसर है हाँ, क्योंकि ये वाले 5,000 और ये वाले 5,000 टोटल 10,000 रुपए जुड़कर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इस पे जो ब्याज आएगा, जो रिटर्न आएगा, वो भी एम्प्लॉय को मिलेगा।
और एम्प्लॉय का शेयर तो है ही, वो भी उसके रिटायरमेंट के टाइम पर हम उसको दे देंगे, और जो एम्प्लॉयर का अपना कंट्रीब्यूशन है वो भी उसको मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली किसका होना है? एम्प्लॉय का होना है। लेकिन अभी ये पैसे किसके पास पहुंच चुके हैं? ये वाले 5,000 ये तो एम्प्लॉयर के पास पहुंच गए हैं, तो इसे एम्प्लॉयर की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मान लिया जाएगा। बताइए, ये पॉइंट क्लियर हो गया? एम्प्लॉय की नहीं, कि किसकी इनकम मानी जाएगी? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर्स। ठीक है, बताइए, आई होप पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। बढ़े आगे। सर बट बट जब तक इवेंचुअली पर्सन रिटर्न फाइल करेगा अपनी टैक्सेशन की रिटर्न, तो उस टाइम तक तो ये जो अमाउंट है वो पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट हो चुका होगा, तो उस टाइम पे भी हम इसे कंसीडर करेंगे। हाँ, हम कर रहे होंगे बेटा। ठीक है, ओके सर। अब आती है इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। तो आपकी कोई मशीनरी थी, आपका कोई प्लांट था, और कोई फर्नीचर था, ये आपने किराए पर दिए हुए हैं, तो इसको कहां पर टैक्स कर दिया जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्स करेंगे। ठीक है, सर हाँ सर लाइक ये जो पीएफ वाला पॉइंट था वो तो कंपनी अकाउंट में चला जाएगा, तो वो एम्प्लॉयर के पास भी तो नहीं होगा, तो फिर वो एम्प्लॉयर की अदर इनकम में क्यों शो हो रहा है? बेटा, ये एक ऐसा क्वेश्चन जुड़ जाता है जहां पर जिसका एक फिलोसॉफिकल आंसर देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करने में और ये शेयर काटने में एक टाइम गैप होता है। ठीक है ना? ओके सर, अब वो ओके। है ना, ऐसा नहीं होता कि इमिडिएटली मैंने 12 बजे काटा और 12 बजे इन्वेस्टमेंट हो गया, यस सर, अंडरस्टूड। है ना। हम्म। अब आते हैं पॉइंट नंबर 11। अच्छा, 11 तो हो गया। पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 है इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर linked with building if the letting of the building is not separate। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, बिल्डिंग को किराए पर देना हमने पढ़ा था ना, कौन से वाले हेड में जाता है? हाउस प्रॉपर्टी सर। हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में जाता है। अब मान लो ये एक बिल्डिंग है, ये वाली, ये इसका ओनर है मिस्टर एक्स। कौन से सेक्शन में जाके हम इसको टैक्स करते हैं? 22। 22 में जाकर टैक्स करते हैं। अब इस ओनर ने किराएदार को बोला कि भाई देखो, तुम मुझे दोगे 20,000 रुपए पर मंथ एज रेंट, लेकिन ये रेंट सिर्फ बिल्डिंग का है। हमने कहा और किस चीज का रेंट लेना है? तो उसने बोला कि मैं ना तुम्हारे को ना एक एसी दूंगा, फर्नीचर दूंगा, फर्निश्ड मकान दिया एक तरीके से, ऐसा मान लो। कहता 5,000 रुपए मैं इसके लूंगा। तो बताओ टोटल किराया कितना बनता है? 25,000। 25,000। अब किराएदार ने ये बोला कि भाई देखो, मुझे नहीं चाहिए एसी, मुझे नहीं चाहिए फर्नीचर। ठीक है यहाँ तक? तो मकान मालिक ने बोला कि ठीक है, नहीं चाहिए तो मैं अपना एसी उतार के ले जाता हूँ, अपना फर्नीचर ले जाता हूँ, तो मुझे सिर्फ क्या दे देना? 20,000 रुपए दे देना। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस इसका सर। मतलब मकान मालिक बिल्डिंग के अलावा जो एसेट्स किराए पर दे रहा है, वो उनको अलग करने के लिए भी क्या है, तैयार है। ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है कि लेटिंग्स आर सेपरेबल। तो लेटिंग्स यानी कि किराएदारी जो है, जो आप किराए पर देना चाहते हो, वो बिल्डिंग को किराए पर दे रहे हो, और वो जो एसेट्स हैं उनको किराए पर दे रहे हो। एंड क्योंकि यहाँ मकान मालिक तैयार हो गया है
कि भाई अगर नहीं लेना चाहते हो कोई बात नहीं, मैं ले जाता हूँ, तुम खाली बिल्डिंग का किराया दे देना। हो सकता है मकान मालिक ये बोल देता कि भाई मैं दूंगा तो दोनों चीज एक साथ किराए पर दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं लेटिंग्स आर नॉट सेपरेबल। बोलो, क्लियर हो गई ये वाली बात? यस सर। तो लेटिंग्स आर Sir. सेपरेबल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मकान मालिक तैयार हो गया है एसेट को अलग करने के लिए, और लेटिंग्स आर नॉट सेपरेबल इसका मतलब ये हो गया कि मकान मालिक रेडी नहीं है अलग करने के लिए। अब 12वें नंबर की लाइन को पढ़ सकते हो। तो उसने बोला कि अगर उसने मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग की किराएदारी के साथ जोड़ दिया है और उसने कहा कि मैं सेपरेटली नहीं दूंगा, तो इसका मतलब वो बताओ लेटिंग्स आर सेपरेबल की बात कर रहा है या लेटिंग्स आर इनसेपरेबल की बात कर रहा है? इनसेपरेबल। तो फिर वो जो 25 है, अच्छा अगर ये इनसेपरेबल है तो बताओ टोटल किराया कितना आएगा? 25,000। तो अब Okay. सवाल ये उठेगा कि भाई 25,000 रुपए का किराया सेक्शन 22 में ले जाएं या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाएं? तो आंसर आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और अगर लेटिंग्स सेपरेबल है तो जो बिल्डिंग का रेंट है वो तो चला जाएगा किसके अंदर? House property. हाउस प्रॉपर्टी के। बोलिए, पॉइंट समझ में आ गया? Hmm. यस सर। ये था पॉइंट नंबर 12। उसके बाद आता है हमारे पॉइंट पे पॉइंट नंबर 13। ये वो इनकम्स हैं जो कैटेगोरिकली इसी वाले हेड में आएगी। बस 11वें नंबर पे ध्यान रखना कि अगर ये आपका बिजनेस ही है तो फिर वो पीजीबीपी वाले हेड में चली जाएगी, यानी कि जब तक कोई इनकम स्पेसिफिकली किसी और हेड में ना बताई जाए तब तक बात नहीं होगी। तो एनी सम ऑफ मनी, ये 13th नंबर की आइटम है, रिसीव एज एन एडवांस or otherwise in the course of negotiations for transfer of a capital asset provided such sum of money is forfeited and the negotiations do not result in transfer of the asset। देख, ये बात मैंने ना कैपिटल गेन के चैप्टर में भी बताई थी, ये है वही पॉइंट। एक डेट याद रखना, इसका नाम है 1 अप्रैल 2014। ठीक है, ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। मान लो कि ए और बी के बीच में एक नेगोशिएशन हो, ये ए है और ये बी है। ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें अपना लैंड बेचता हूं, रेडी टू सेल लैंड फॉर ₹1 CR। बी ने कहा ठीक है, आप मुझसे 10 लाख रुपए ले लीजिए अभी के अभी एज एडवांस। ठीक है, ए ने कहा बाकी के 90 लाख। उसने बी ने टाइम मांग लिया, मान लो 6 महीने, कि मुझे 6 मंथ्स का टाइम दे दो 90 लाख रुपीस अरेंज करने के लिए। ए ने वो टाइम दे दिया, 6 महीने निकल गए लेकिन बी 90 लाख रुपीस अरेंज नहीं कर पाया। ए ने ये 10 लाख रुपए है ना जब्त कर लिए, फॉरफिट कर लिए। ओके, यहाँ तक स्टोरी समझ में आ गई? यस सर। अब बी तो क्योंकि पे नहीं कर सकता था तो इसलिए अब लैंड भी उसको नहीं मिलेगा। उसके बेचारे के 10 लाख रुपए का जो एडवांस था वो मर गया, फॉरफिट कर लिया ए ने। ए ने फाइनली ये प्रॉपर्टी सी को बेच दी 1 करोड़ रुपए। ओके, यहाँ तक बात? सर ये फोरफिट करना लीगल होता है ऐसे? हाँ बेटा, लीगली है।
ओके सर। ये इट मे साउंड अनएथिकल, है ना, मतलब यस सर, लेकिन इट साउंड्स लाइक हाँ, दैट। अब उस केस में ना मुझे लगता है कि शायद इसी चीज की वजह से ये जो भी मैं ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, शायद ये बात गवर्नमेंट को एहसास है इस बात का कि ये भाई ये क्या कर रहा है आदमी। लेकिन ये उस पे पता है क्या बोल सकता है, वो बोलता है कि भाई देखो, दिस इज एज गुड एज कि मैंने तुम्हें 6 महीने का टाइम दिया था, तो 6 महीने तक तुमने मुझे रोक लिया कि मैं ये प्रॉपर्टी सी को ना बेचूं। ये इस पे ये आर्ग्यूमेंट दे सकता है अपना एक्शन जस्टिफाई करने के लिए कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए क्यों मारे मैंने। यस सर, एज अ वो बोल कंपनसेशन ही है कैन ना, वो क्लेम बोलता दैट। है भाई एज ए कंपेंसेशन है, तो यस वहां सर। पर हो सकता है ये बात जस्टिफाइड होती भी लगे। बट लेकिन हाँ, अगर ए बहुत साफ दिल का इंसान है वो, तो हो सकता है वो मारे ना इस पैसे। कोई कोई लॉ नहीं है कि भाई ये पैसे मारने ही है आपको, है ना। ये यस तो सर। कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो अब अगर ये फॉरफिट इस डेट के बाद हो रहा है, मतलब 1 अप्रैल 2014 के बाद हो रहा है, तो जितना पैसा फॉरफिट किया जाएगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मान ली जाएगी एक ही। ओके। और अगर ये पैसा फॉरफिट किया गया था इस डेट से पहले, तो इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं लाया जाएगा, इसको कैपिटल गेन के चैप्टर में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से घटा देंगे। क्लियर हो गई ये वाली बात। सर रिपीट। Yes, sir. देखो, मान लो ये पैसा इन्होंने फॉरफिट किया था 2013 में, तो बताओ कैपिटल गेन कैसे निकालते हो। सेल कंसिडरेशन Hmm. आपने यहाँ पर 1 करोड़ रुपए लिख दिए, इसमें से क्या लेस करते हैं हम, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करते हैं ना। मान लो इसकी जो कीमत थी वो 25 लाख रुपए थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्योंकि ये पैसा 2013 में, जो कि 1 अप्रैल 2014 से पहले की डेट है, तो गवर्नमेंट ने कहा जितना पैसा फॉरफिट किया गया है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से घटा देंगे। तो यहाँ कितना सब्ट्रैक्ट होगा, 15,000. 15 lakhs। 15 लाख रुपए। इसका ये मतलब हुआ ना कि सरकार ने एक तरीके से इसका कैपिटल गेन बढ़ा दिया, यस सर। Yes, है sir. ना। जितना बड़ा कैपिटल गेन होगा उतना ज्यादा टैक्स लग जाएगा। उस टाइम पे गवर्नमेंट की ये सोच हुआ करती थी। लेकिन अब इस सोच के देखो, ये पैसा कब जब्त हुआ, 2013 में। सी को ये माल बेचा गया मान लो 2025 में। तो बताओ ये कैलकुलेशन आप कौन से साल में कर रहे होंगे फिर। 25 में सर. तो इसका मतलब अगर ये कैपिटल गेन बन भी रहा है, बढ़ भी रहा है, तो इस पे तो टैक्स ही कब पे होगा, जब ये बिकेगा। बिका कब है, 2013 के अंदर में तो नेगोशिएशन हुआ था। इसको एडजस्ट कब किया जा रहा है, 25 इतने में. सालों बाद। इसका मतलब कि टैक्स एक तरीके से क्या हो गया इस वाली अमाउंट पे, पोस्टपोन हो गया। Hmm. ये मतलब हुआ ना, सरकार Yes, ने sir. इस बात यस को सर। भांप लिया एक तरीके से। उन्होंने कहा कि अरे ये तो एक तरीके से पोस्टपोन हो सकता है ऐसे, तो गवर्नमेंट ने रूल बदल दिया। उन्होंने कहा कि भाई अगर 1/4, मतलब ये रूल तब आया है, तो 1/4/2014 के बाद अगर अमाउंट जब्त हुई है, तो हम उसे जिस साल में जब्त हुई है ना उसी साल की इनकम मान लेंगे। अब हम इंतजार नहीं करेंगे तुम्हारे कैपिटल गेन होने का। Hmm. ठीक है। तो अब हम तुम्हारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसी साल में ऐड कर लेंगे जिस साल में तुमने फॉरफिट किया होगा। 10 लाख. ओके सर। यानी कि अब अगर मान लो ये ट्रांजेक्शन 2013 की ना होकर 2021 की होती, तो अब मेरा आंसर होता कि जो हमारी सेल कंसिडरेशन है वो पूरे यहाँ पर 1 करोड़ आते। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आती, 25 लाख। 25 लाख. तो कैपिटल गेन कितने का आता, 75 लाख का। 25. ठीक है। और जिस साल में वो पैसे जब्त किए गए थे, अगर वो पैसे आपने 2015 में जब्त किए थे, तो उसको 2015 के अंदर ही क्या बना दिया जाता, इनकम Income. फ्रॉम अदर सोर्स। और 2021 में अगर ये कैपिटल गेन बना है, तो उसको कैपिटल गेन का पैसा हम यहाँ पर लगवा देते। आगे समझ में ये वाला पॉइंट अब आपको। Yes, sir. यस सर।
और 15वां नंबर सबसे अच्छा, मतलब 14वां नंबर कह लीजिए, एनी अदर इनकम विच इज नॉट कवर्ड एबव। कोई भी इनकम जो ऊपर हमने क्या नहीं करी है, कवर नहीं। कवर नहीं करी है, तो वो सब कहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। अब जैसे मान लो आपको कहीं पर पैसे पड़े हुए मिल गए, अब बताओ उसका हेड क्या होगा? ना तो वो सैलरी है, ना वो हाउस प्रॉपर्टी है, ना वो बिजनेस था, और ऊपर भी नहीं बताया गया, तो कहाँ टैक्स करोगे उस पैसे? अदर। उनको अदर सोर्सेस में टैक्स करो। बोलिए, पॉइंट क्लियर हो गया अब आपको अच्छे से? यस सर। यस। चलिए, अब ये जो हमने ऊपर ये गिफ्ट की बात करी थी यहाँ पर, ये वाली, अब क्योंकि आम आदमी जो होता है उसको ये पैसे मिलते मिलते रहते हैं, तो इसके रिगार्डिंग अभी लॉ ने कुछ बातें बता रखी हैं, तो अब जरा उनकी बातें कर लेते हैं। उसको हम बोलते हैं एग्जम्पशंस। ठीक है, कि सरकार हमें क्या एग्जम्पशन देने को तैयार है, मोर स्पेसिफिकली हम यहाँ पर गिफ्ट की बात करें। ठीक है, सर ये वाले गिफ्ट्स में वो वाले गिफ्ट्स भी ऐड होंगे जो इम्पोर्ट होके आते हैं? इम्पोर्ट होके इन द सेंस मतलब कि किसी ने वो इम्पोर्ट करके आपको गिफ्ट दिए हैं? नो सर, हाँ, मतलब बाहर से किसी ने गिफ्ट दिए हैं। सब आएंगे, सारे इसी में आएंगे। ओके सर। बस वो डेफिनेशन में आते हो, कि जो भी हम मैसेज लिखवाने वाला हूँ उसमें आते हो। सो द फॉलोइंग आर दी एक्सेप्शनल केसेस। देखो इनमें कुछ केसेस तो बस आप बस पढ़ लेना, डिटेल में जाना हो तो मैं आपको सेक्शन बता दूंगा, आप वो सेक्शंस को रीड करते रहना। लेकिन कुछ आपके काम की बातें हैं वो आप पढ़ सकते हो अभी के अभी, वो बहुत इजी सी है। अंडर द लॉ वेयर इन द टैक्सेबिलिटी डज नॉट arise in the hands of the individual or HUA in case such money, ठीक, यानी कि जो पैसा आपको ऊपर गिफ्ट के तौर पर मिला था, और स्पेसिफाइड मूवेबल एसेट, जो ऊपर मूवेबल प्रॉपर्टी का आपको गिफ्ट मिला था, या इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड। ठीक है, क्या है? फ्रॉम एनी रिलेटिव। अगर आपके किसी सगे संबंधी से आपको ये गिफ्ट मिला है, तो फिर ये जो अभी हम ऊपर काम कर रहे थे ना, 50,000 रुपए से कंपेयर करना और डिफरेंस अमाउंट देखना, वो सब बेकार की बातें हो जाएंगी। बस गिफ्ट किससे मिला हो आपको? आपके रिश्तेदार से मिला हो। अभी रिश्तेदार को हम डिफाइन करेंगे कि रिश्तेदार में कौन कौन। ठीक है, बताओ यहाँ तो बात समझ में आती है? यस यस सर। सर। फिर आता है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज मैरिज। ऑफ द इंडिविजुअल। वो जो रेसिपिएंट है ना, जिसको गिफ्ट मिला है, उसको क्यों मिला हो वो गिफ्ट? क्योंकि उसकी क्या थी? मैरिज। वेडिंग। शादी थी। लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ ऑन द डेट ऑफ मैरिज, यहाँ पर लिखा हुआ ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। तो ओकेजन ऑफ मैरिज में सगाई भी हो सकती है क्या फिर? यस सर। सर। ठीक है ना। अंडर अ विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस। तो विल तो हम सभी जानते हैं कि वसीयत है किसी की, उस वसीयत में आपको कुछ मिला है। और इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि जैसे दादा परदादा से प्रॉपर्टी इनहेरेंटली आपके पास आ रही, ठीक है, तो भी आपको इस पे कोई टैक्स नहीं देना। फिर है इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ का मतलब क्या है? ये तो देखो इनकम टैक्स में नहीं बताया गया।
देखो मान लो मरा हुआ व्यक्ति गिफ्ट कर सकता है किसी को, मर गया अगर कोई, नहीं सर। नहीं कर सकता ना। तो कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ का मतलब होता है कि जो गिफ्ट करना चाहता है ना, वो अपनी डेथ के बहुत करीब आ गया है, ठीक है। अब वो उस फेज में सोचना शुरू कर देता है कि भाई अब मैं किसको गिफ्ट करूं। अब वो जिसको भी गिफ्ट करके जाएगा ना, अगर वो कंटेम्पलेशन के टाइम पर कर रहा है, यानी कि अपनी मौत के करीब करीब आके वो सब कुछ कर रहा है, तो वो रेसिपिएंट के हैंड में क्या बन जाएगा, टैक्स फ्री बन जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस सर। तो ये तो हम इंडिविजुअल के केसेस हैं जिसके अंदर में मैं बताया गया है कि भाई ये सिचुएशन अगर अराइज हुई तो हम आपसे टैक्स नहीं लेने वाले। बाकी अदर स्पेसिफाइड केसेस हैं, अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो आप सेक्शन 56 है एक, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट का, उसमें आप बाकी सारे केसेस रीड आउट कर सकते हो कि किन और केसेस के अंदर में आपसे टैक्सेस नहीं लिए जाते। तो आई होप सेक्शन पॉइंट्स में 56। आ गए। 56 Yes, sir. 56। लेकिन क्योंकि ये वाले जो केसेस हैं आम लोगों की जिंदगी में आते रहते हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। और मोर स्पेसिफिकली जो ऊपर के दो हैं, तो मुझे एक बात बताओ, जब आप शादियों पे जाके कन्यादान देकर आते हो तो यहाँ पर वो पॉइंट नंबर 2 में जा सकता है या नहीं जा सकता? यस, जा सकता है। यानी कि अगर ये ए है, इसकी शादी हो रही है और ये लड़की है, ये लड़की की शादी हो रही है, तो अब यहाँ पर जो पैसा आ रहा है ना, आमतौर पर लोग जो शगुन देकर आते हैं वो कैश में देकर आते हैं। हम्म। अब मान लो कि लोगों ने 1100 रुपए दिए या 1000 रुपए दिए और ऐसे 500 लोगों ने दे दिए, तो कितने रुपए इकट्ठे हो गए? 5,50,000 का। अच्छा, 1100 के हिसाब से हो जाएंगे, लेकिन मान लो 1000 हाँ। के हिसाब से 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। ये अब आपके पास कैश आ गया। हम्म। अब मुझे एक बात बताओ, ये 5 लाख रुपए वो आपकी व्हाइट मनी बन गई या ब्लैक मनी बन गई अगर आप इसको कहीं खर्च करते हो तो? सर वाइट। राइट। अब सुनो कैसे। मान लो कि शादी हुई 1 जनवरी को, ठीक है, आप 13 जनवरी को ये 5 लाख रुपए खर्च करते हो, एग्रीड। और डिपार्टमेंट अब आपसे पूछता भाई 5 लाख कहाँ से आए तुम्हारे पास? आप कहते हो जी ये तो कन्यादान का पैसा था। वो बोलेंगे हम कैसे मान लें, क्योंकि कैश की कोई क्या नहीं होती, रिकॉर्ड। कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। इसका क्या मतलब हुआ कि शादी के टाइम पर मिला हुआ जो गिफ्ट था, ये सब शगुन वगुन सब क्या है, एक तरीके से गिफ्ट ही है। ब्लैक। तो ये एक्चुअल में व्हाइट पैसा था, बट क्योंकि कैश की फॉर्म में था, तो या तो आप वो एक एक नोट का हिसाब रखो कि फलाने आदमी ने इस सीरियल नंबर का नोट दिया, फोटो खींचो उसके साथ बैठ के। बताओ इतना चीज प्रैक्टिकल है? नो नहीं सर। सर। नहीं है। इसीलिए बताओ फिर सही तरीका क्या हुआ दान लेने का? ये पेटीएम करो। पेटीएम, यूपीआई, पेटीएम। ठीक है ना। जब और ये कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाएगी। और शादी के टाइम पर यहाँ कहीं लिखा हुआ है कि रिश्तेदारों से गिफ्ट मिला हो? नहीं। नहीं लिखा हुआ। शादी के टाइम पे इसका मिला हुआ गिफ्ट किसी से भी हो जाए, वो क्या हो जाना चाहिए, टैक्स फ्री। और अगर शादी नहीं है तब भी अगर आपको गिफ्ट टैक्स फ्री करना है तो सामने वाला व्यक्ति कौन होना चाहिए? रिलेटिव। रिलेटिव। आपका रिलेटिव होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि कौन है रिलेटिव, ठीक है। सो मीनिंग ऑफ रिलेटिव, रिश्तेदार की परिभाषा। बताओ ये डिफाइन करनी क्यों जरूरी है? बताओ। अगर हम इसके डेफिनेशन को छोड़ दें तो इसका मिसयूज कैसे हो सकता है? सर ऐसे तो कोई भी गिफ्ट दे देगा अगर हाँ डिफाइन नहीं बोल हो। देंगे, हम तो बोलेंगे कि भाई
वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है ना, और सारा जगत ही मेरा क्या है, ठीक है, तो वो तो सभी रिश्तेदार हैं मेरे, है ना, कहाँ वन के पता नेशन नहीं वन कौन कौन से, फैमिली। है ना। हाँ, कौन कौन से रिश्ते निकाल लाएंगे, तो इसीलिए यस लॉ ने सर। डिफाइन किया। उन्होंने बोला कि जब भी हम रिश्तेदार की बात करेंगे इंडिविजुअल के स्पाउस की बात करें, ठीक है, तो एक इंडिविजुअल अपने आप को ही गिफ्ट क्या करेगा, है ना, तो वो तो हो नहीं सकता। तो यानी कि एक को अगर उसकी पत्नी ने गिफ्ट कर दिया तो रिलेटिव की डेफिनेशन में आएगा, और अगर पत्नी को पति ने गिफ्ट कर दिया तो वो रिश्तेदार की डेफिनेशन में। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, सेंस बनाती है वाली यस बात सर। तो। इसके बाद आता है ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उसका जो भाई है और उसकी जो बहन है वो भी किस में माने जाएंगे, रिलेटिव। रिलेटिव में सर माने जाएंगे। इज इट फॉर सिबलिंग्स और कजन्स टू आर इंक्लूडेड? अब देखो यहाँ ब्रदर और सिस्टर है, ये नहीं बताया गया कि कौन से हैं, लेकिन जब ये रिलेटिव वर्ड जोड़ा जाता है ना तो इसके अंदर में ना बेसिकली जो आपके ब्लड रिलेशन होते हैं ओके उन्हीं को सर। लिया जाता है, ठीक है ना। अदरवाइज अगर इसको ऐसे छोड़ दिया ना कि ब्रदर, तो हम तो गली वाले में गली मोहल्ले को बोल देते हैं भाई तू मेरा भाई है ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर तुम्हें। फिर आता है यस सर। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस, यानी कि जो आपके पति हैं या पत्नी है उनका जो भाई है उनकी जो बहन है वो भी मान ली जाएगी। तो हमें ना ऐसे समझ सकते हैं, मान लो कि हम बात कर रहे हैं मिस्टर ए की, है ना, इसको फोकस में रखते हैं, तो इंडिविजुअल कौन हो गया, ए हो गया। तो पहले वाली कैटेगरी में किसकी बात हो रही है, इसको गिफ्ट कौन कर सकता है इसके रिलेटिव में, वाइफ। यानी कि मिसिस ए कर सकती है, ठीक है, ओके। इंडिविजुअल का भाई और इंडिविजुअल की बहन, यानी कि किसके भाई और बहन की बात हो रही है, मिस्टर ए। ए की बात हो रही है। और तीसरे वाली कैटेगरी में किसकी बात हो रही है, मिसेज ए। ब्रदर मिसेस ए। यानी कि मान लो ये है सी और ये है डी, ये है ब्रदर और ये है सिस्टर, और ये है ई और ये है एफ, ये है ब्रदर सिस्टर। और ये है सिस्टर, ठीक है। तो अगर ये ब्रदर मतलब वाइफ का भाई अपने जीजा को क्या कर दें, गिफ्ट। गिफ्ट कर दें, तो रिलेटिव की डेफिनेशन में चला जाए। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। और मिसिस, अगर मान लो ए गिफ्ट कर रहा है मिसिस ए, तो पॉसिबल है ये, रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाएगा, ये आ यस जाएगा, सर। स्पाउस है। तो मिसिस ए के लिए ई कौन लगेगा, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। हाँ ठीक है, जेठ भी हो सकता है ये, यस देवर भी सर। हो सकता है। जेठ या है ना, देवर। और देवर भी हो सकता है। इसका मतलब कि जेठ और देवर मिसिस ए के क्या मान लिए जाएंगे, रिलेटिव। रिलेटिव। रिश्तेदार मान लिए जाएंगे। और जो एफ है वो मिसिस ए की क्या मान ली जाएगी, ननद सिस्टर इन। मान ली जाएगी, है ना। ननद। तो इसका मतलब कि ननद भी क्या हो गई, रिलेटिव में आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाएंगी। तो देख रहे हो अभी परिवार धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ से पड़ ही रहा है। एक्सटेंड। एक्सटेंड हो रहा है। नाउ फिर आते हैं ब्रदर और सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स। ओके, ऑफ कोर्स यहाँ पेरेंट्स किसके पेरेंट्स की बात हो रही होगी, मिस्टर ए। मिस्टर ए। मिस्टर ए की बात हो रही है, मतलब जिसको गिफ्ट मिला हुआ है।
तो ब्रदर और सिस्टर ऑफ इधर ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि हम मिस्टर ए के पेरेंट्स के भाई और बहन की बात कर रहे हैं, ये मतलब होगा इसका। यस सर। यानी कि मिस्टर ए के पेरेंट्स के भाई, चलो मिस्टर ए के पापा लेके आते हैं, मान लो वो है मिस्टर एक्स, है ना, और मिस्टर एक्स हो गए इनके फादर, और मिस्टर एक्स का भाई है ब्रदर मिस्टर एम। तो बताओ वो मिस्टर ए का क्या लगा? चाचा या ताऊ। ताऊ। चाचा है। तो इसका मतलब कि चौथे नंबर के पॉइंट में अगर हम मेल की बात कर रहे हैं तो जो उसके फादर हैं उसके भाई, यानी कि इसके चाव चाव कह रहा हूँ, इसके चाचा और ताऊ दोनों से मिला हुआ गिफ्ट यहाँ आ सकता है। अब मदर को एंट्री दो, तो मदर का भाई ए का क्या लगे? मामा। मामा, यानी कि मामा से जो मिल रहा है। ठीक, मदर की सिस्टर ए की क्या मौसी। लगेगी? मौसी। यानी कि मौसी। आपने परिवार को और बड़ा कर दिया। हम्म, ठीक है, अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 5, लीनियर असेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट of the individual और द स्पाउस। ये डेफिनेशन बहुत बड़ी हो गई है। इसमें इसने बोल दिया है कि आप जिसकी बात कर रहे हो उससे ऊपर के जितने लोग थे और जो उसके नीचे की जनरेशन आएंगी, चाहे वो इंडिविजुअल की हो चाहे स्पाउस की हो, वो सब किस में आ जाएंगी? आपकी रिश्तेदारी में आ जाएंगी। आ गई है तो बस इनमें। और छठे Yes, नंबर sir. का कौन पॉइंट सी वाली सुनो। लीनियर असेंडेंट? लीनियर असेंडेंट मतलब जैसे जो फादर है ना, फादर के जो ऊपर जा रहे हैं, यानी कि दादा परदादा वो सब, और डिसेंडेंट हो जाते हैं जो अब नीचे आएंगे। जैसे ए है ये, तो ए से ऊपर जा रहा है मिस्टर एक्स, फिर मिस्टर एक्स के भी फादर होंगे, वो सब लीनियर असेंडेंट हो जाएंगे जब पूर्वजों की तरफ जाओगे। और जब एक ही शादी हो गई तो इसके बच्चे हुए, फिर उनकी शादियां हुई, तो ये डिसेंडेंट हो जाए। ठीक है, फिर आते हैं स्पाउस ऑफ द रिलेटिव्स मेंशन्ड एबव। इसका मतलब क्या हो गया है? कह रहा है ऊपर हमने जितने रिश्तेदार निकल आए ना, उन सबके पति पत्नी भी क्या कहलाएंगे? रिलेटिव। Relatives. रिलेटिव्स के। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमने ऊपर ये बात बोली कि रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट है, तो इसका मतलब है इन लोगों से मिला हुआ गिफ्ट। ठीक है, तो अब मुझे बात बताओ, मिस्टर एक्स था, क्लियर? मिस्टर एक्स का है ना बर्थडे है, बर्थडे पे गिफ्ट फ्रॉम हिज 4 फ्रेंड्स। 4 दोस्तों ने इसको बर्थडे पे क्या कर दिया? गिफ्ट दे दिया, वर्थ ₹5 lakhs। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मनी। बताओ क्या होगा? और मिस्टर एक्स है ना, हमने 4 दोस्तों को बोलता है कि भाई तू मेरा भाई है। Sir, taxable होगा। टैक्स लगेगा ना, Yes, sir. क्योंकि वो रिलेटिव की डेफिनेशन में तो आ नहीं रहा, हम्म। है ना। और ये 4 दोस्त हैं, ये मरने के टाइम पर भी नहीं पहुंच रहे हैं, कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ में भी नहीं जा रहे हैं, और जो एक्स है उसको गिफ्ट शादी के मौके पे भी नहीं मिल रहा है। बर्थडे पे मिल रहा है। हाँ, तो अगर मिस्टर एक्स इस टेक्निक, और टेक्निक कह रहा हूँ, ये टैक्सेबिलिटी से बचना चाहता है, तो प्लानिंग क्या कर सकता है? तो शादी करेगा पहले। शादी के टाइम पर ये क्या कर दे, बोल दे कि भाई अभी मत दो। ठीक है, मान लो बर्थडे आज है, 4 दिन बाद शादी है, तो ये क्या बोल दे कि भाई शादी के मौके पे देना।
आई होप पॉइंट समझ में आ गया होगा। यस सर। या फिर ये क्या बोल सकता है कि जब तुम मरो तो तब हमें दे जाना। अब लेकिन जनरली ऐसा कोई बोलेगा नहीं, ठीक है ना। हाँ। बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गई। यस सर। यस सर। अब आता है कि जो हम बार बार प्रॉपर्टी वर्ड बोल रहे थे ऊपर, उसका क्या सर मतलब। यहाँ पे पॉलीगैमी और बाइगैमी का इशू होता है। अब उसमें ना ये कोई पॉइंट नहीं आया हुआ है कि वो स्पाउस क्या है। तो अगर वो आपकी स्पाउस है तो ठीक है बस फिर, ठीक है ना। तो पॉलीगैमी होगी अगर या बाइगैमी होगी तो उसमें सारे रिलेटिव्स इंक्लूड हो जाएंगे। हाँ तो अब ये लॉ का आप एक तरीके से कह सकते हो कि लॉ ने खुद इतनी वाइडर डेफिनेशन बनाई हुई है तो जाएंगे ही जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। हम्म। सर एक डाउट था, हाँ लाइक जरूरी थोड़ी है कि गवर्नमेंट को पता चले कि उसको 5 लाख रुपीज मिले हैं। हाँ, ये बेटा देखो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कैश में ले लिया तो छुपा लेते हैं। अब जो यस चीज सर। कैश में आ गई ना वो चीज ही ब्लैक मनी बन जाती है एक तरीके से, यस सर। है ना। ओके तो सर। ये तो सारी कहानी तब की है जब ये सब चीजें खुल गई हैं, हाँ। नहीं तो जो चीज खुली ही ओके नहीं है सर। तो फिर क्या ही चीज है। हालांकि वो चीज फिर अनएथिकल ही है, मतलब एक सिटीजन होने के नाते, एक गुड सिटीजन होने के नाते वी शुड डिस्क्लोज द इनकम्स, बट लेकिन लॉ ये मान के चलता है कि हमारे जो नागरिक हैं वो सब ईमानदार हैं। सर बट मतलब नॉर्मली हाँ, सब सच्चाई लोग कुछ टैक्स और। तो नहीं पढ़ रहे हैं, बट सब लोग टैक्स तो नहीं हाँ पढ़ रहे हैं, तो उन्हें पता भी हाँ नहीं है ये, कि मतलब सबको बताना है या नहीं बताना। हाँ और जबकि इसमें देखोगे कि अगर आप छुपा भी रहे हो तो कोई फायदा नहीं है उसको छुपाने का, क्योंकि देखो जब लीगली तरीके से चीजें बच रही हैं, है ना, यस सर। तो यस उनको सर। छुपाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। फालतू में और टेंशन लेके बैठ जाओ कि अरे ये पैसा खर्च हो गया, पैसा खर्च हो गया। तो अगर किसी से गिफ्ट ले रहे हो और आपका रिश्तेदार है तो व्हाट इज दी हार्म कि अगर हम उससे पैसा चेक में ले लें, है ना। राइट सर। बस प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो आपको कहीं से 5 करोड़ का गिफ्ट मिल गया और वो आपका रिलेटिव था, तो बताओ आप तो बच जाओगे, यस सर। लेकिन जो आपको गिफ्ट दे रहा है 5 करोड़ रुपए का, वो किसके रडार पे आ जाएगा। रिलेटिव सर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट। पूछेगा भाई जरा ये बताना कि ऐसा क्या हो गया कि जो तुम 5 करोड़ के गिफ्ट दिए जा रहे हो। ये जरूर हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि लोग वहां पर फिर कैश के ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व हो जाए, हाँ। है ना। लेकिन यस हाँ सर। मैं ये मानता हूँ कि एक इंडियन को टैक्स की लॉ जो नॉलेज है होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट फंडामेंटल नॉलेज तो होनी चाहिए इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की, कि भाई कौन सी ट्रांजेक्शन्स हमें कैश में करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, किस पे लॉ क्या कहता है। एटलीस्ट मोटी मोटी बातें तो हमें पता होनी चाहिए। जैसा भी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत डिटेल में थोड़ी बता रहा हूँ, लेकिन स्टिल फिर भी ये क्या है, यूजफुल है कि हमें पता होनी चाहिए। यस सर। क्लियर है यानी बात। हाँ। यस सर। अब आते हैं कि जो प्रॉपर्टी वर्ड है इसका क्या मतलब है। ये जो हमने ऊपर पढ़ लिया था कि भाई, तो एक तो हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो मैंने बता ही दिया था आपको कि वहां पर दो चीजें आती हैं, एक लैंड आता है, बिल्डिंग आती है, या दोनों आती है। तो खाली लैंड भी हो सकता है, खाली बिल्डिंग भी हो सकती है, और दोनों चीज भी हो सकती है। ओके। अब आती है उसके बाद क्या, तो ये सब बाकी प्रॉपर्टीज में आ रही है, जैसे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। ज्वेलरी अगर आप दे रहे हो तो मूवेबल में जाएगी, ठीक है। अगर आप आर्कियोलॉजिकल कनेक्शन कलेक्शन करते हो, पुरातत्व की चीजें ना, अगर वो गिफ्ट कर रहे हो किसी को, मान लो कि
कोई पुराने राजा थे, उनकी कपड़े आपके पास थे तो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन थे। कोई बहुत पुरानी करेंसी थी, कॉइन्स थे आपके पास में, वो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन थे, वो आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो। ड्राइंग्स थी आपके पास में, पेंटिंग्स थी आपके पास में, स्कल्पचर्स थे, और कोई वर्क ऑफ आर्ट था, या कोई बुलियन है आपके पास में, या वर्चुअल डिजिटल एसेट। अब वर्चुअल डिजिटल एसेट तो जानते हैं ना, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, ठीक है ना। तो ये सब आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाती है। क्लियर हो गई यहाँ तक? उसमें कोई एटसेट्रा नहीं लगाया हुआ। तो इसका मतलब कि अगर ये गिफ्ट करोगे तो आप ऊपर की कैटेगरी में पहुंच जाओगे। क्लियर हो गई ये वाली बात? Yes, sir. Sir, what is अब bullion? हाँ, हेलो, Sir, what is bullion? बेटा मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ बेटा, आप बताइए क्या पूछ रहे थे आप? Sir, point number 9, what is this? अच्छा, इसका मतलब होता है कि जो सोना होता है ना, गोल्ड जो होता है, उसकी ईंटें, है ना, सोने चांदी की ईंटें जो होती है ना, उनको हम बुलियन कहते हैं। Okay, sir. एक ये हमारा प्रॉपर्टी का मीनिंग हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे डिविडेंड वर्ड, कि डिविडेंड हम किसको बोलते हैं। तो वैसे तो हम जानते ही हैं कि जो प्रॉफिट का शेयर होता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो अगर किसी को डिविडेंड मिलता है शेयर्स खरीदने पे, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम क्या कर देंगे, टैक्स कर देंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन डिविडेंड की डेफिनेशन इनकम टैक्स के अंदर में ब्रॉडर है, वो इसको और अलग एंगल से भी देखते हैं। तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि एक कॉन्सेप्ट डाला हुआ है इन्होंने, इसको सेक्शन 2 की क्लॉज नंबर 22, और एक सब क्लॉज हमारे पास में ई आती है, और इसमें उन्होंने इसको नाम दिया हुआ है डीम्ड डिविडेंड का। और डीम्ड डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें डिविडेंड वो है नहीं, बट हम मान लेंगे। डीम्ड का मतलब भी क्या होता है कि जो चीज है नहीं, बट हम उसको क्या करेंगे, डिविडेंड की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो क्या चीज है Just ऐसी जिसमें बोला जा रहा है? तो उसमें बताया गया कि कंपनी है, वो कंपनी है in which the public is not substantially interested। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जिस कंपनी में पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं होती है, वो कंपनी कौन सी कंपनी कहलाती है? closely held. CHC. हाँ, क्लोजली हेल्ड कंपनी, बेसिकली प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। Hmm. तो उसने कोई पेमेंट करी किसी को, मेक्स एनी पेमेंट बाय वे ऑफ एडवांस और लोन टू एनी शेयर होल्डर who has beneficial ownership। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास वोटिंग पावर है,
ऑफ एटलीस्ट 10% की वोटिंग पावर। जैसे मान लो कि किसी ने एक शेयर खरीदा और एक शेयर खरीदने पर उसको 1 वोट का अधिकार मिल रहा है कि वो कंपनी के डिसीजंस में 1 वोट डाल सकता है, ठीक है। और कंपनी के टोटल 100 शेयर्स हैं, तो उसको कितने % वोटिंग मिल गई फिर वहां पर? अगर उसने सिर्फ एक शेयर खरीदा, एक शेयर पे सिर्फ एक ही वोटिंग मिलेगी आप, तो उसको कितने % वोटिंग पावर मिल गई? 1%, 7%। है ना। तो वो बोल रहा है कि हम बोलेंगे कि कोई शेयर होल्डर के पास में बेनिफिशियल ओनरशिप है अगर उसके पास कम से कम कितनी % की वोटिंग पावर है? 10% की। देन सच पेमेंट shall be deemed dividend up to या to the extent can to the extent of accumulated profits। ठीक है, यहां तक बात। अब इसका मतलब क्या है ये समझो। मान लो ये एक कंपनी है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो बताओ ये कंपनी कैसी कंपनी बन जाएगी? क्लोजली हेल्ड बन गई, Yes, sir. ठीक है। अब इसके शेयर्स तो ट्रेड नहीं हो रहे हैं वहां पर, तो इसका एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए की इस कंपनी में जो वोटिंग पावर है वो वोटिंग पावर है 8%। तो बताओ ये बेनिफिशियल ऑनर बनाएगा या नहीं बनेगा? नहीं, नो सर। नहीं बनेगा। कितनी % चाहिए उसके लिए? 10%. 10%। 10%, ठीक है। अब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने मिस्टर ए को 15 लाख रुपए का लोन दे दिया। क्लियर है ये वाली बात? हम्म, तो अब सवाल ये उठा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिस्टर ए ने अपनी कंपनी वालों को बोला हो कि तुम मुझे डिविडेंड मत देना, ध्यान से सुनना, तुम हम्म, मुझे लोन देना। लोन क्योंकि इनकम नहीं कहलाती, इसलिए मुझे उस 15 लाख पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हम्म, एक्चुअल में क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी है ना, क्या हम्म, पता वो एक्चुअल में डिविडेंड रहा हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो प्राइवेट कंपनी ए की सुनेगी या नहीं सुनेगी, इस बात को मानेगी या नहीं मानेगी। तो शायद लॉ ने ये सोचा होगा कि अगर ए की 10% की वोटिंग पावर है तो ये बड़ी पावर है और कंपनी शायद मजबूर ना हो जाए इसकी बात मानने की। आई होप पॉइंट में आ गया यहाँ तक। हम्म, यस सर। तो अब ये जो 15 लाख रुपए हैं इसको लोन ही मान लिया जाएगा और मान लिया जाएगा ठीक है भैया, जो बना वो लोन की तरह ही हम ट्रीट करेंगे। अब देखो दूसरी सिचुएशन, ये कंपनी है, इसका नाम है XYZ लिमिटेड, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी है ये भी। ये है मिस्टर एक्स, ये शेयर होल्डर है। इसके पास वोटिंग पावर है और ये वोटिंग पावर है इसके पास 16%। बताओ क्या ये बन गया बेनिफिशियल ऑनर? यस Yes, सर। sir. बन गया ना। इस कंपनी ने मिस्टर एक्स को 20 लाख रुपए का लोन दे दिया। तो किसके अकाउंट में पैसे गए? Mr. X. एक्स। एक्स के अकाउंट में। अब डिपार्टमेंट को ये बात पता चल जाती है
वो डिविडेंड मिस्टर एक्स से कहते हैं हाँ भाई तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे आए हैं, टैक्स भरो। वो कहता है साहब ये तो डिविडेंड थोड़ी मिला है मुझे। कहते तो क्या मिला है तुम्हें? कहते लोन मिला है, और लोन इनकम नहीं होती इसलिए आप मुझसे टैक्स नहीं ले सकते। कहते जाओ सबसे पहले पढ़ो जाके सेक्शन 2 की क्लॉज नंबर 22। ये एक्चुअल में है क्या? लोन। लेकिन लॉस को क्या मान के चलेगा? डीम डिविडेंड डीम्ड डिविडेंड। वो ये बोलेगा कि ऊपर पढ़ो सेक्शन 56 में क्या कहा था, डिविडेंड कौन से हेड में टैक्स होते हैं? इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। कहते हैं कि साहब शर्तें भी तो बता रखी हैं 222 के अंदर में। वो कहते हैं सारी शर्तें तुमने पूरी तो कर दी, तुम वोटिंग पावर बेनिफिशियल ओनर हो। कंपनी ने तुम्हारे को क्या दिया है? लोन दिया है। और कंपनी कौन सी है? क्लोजली हेल्ड क्लोजली हेल्ड है। वो कहता है कि सर मेरी कंपनी की बैलेंस शीट भी तो देख लो एक बार। वो कहते दिखाओ। ये बैलेंस शीट है XYZ लिमिटेड की। राइट हैंड साइड में क्या लिखी होती है? एसेट्स। यहाँ पर क्या लिखी होती है? लाइबिलिटीज। यहाँ पर लिखा हुआ था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कौन से होते हैं? जो प्रॉफिट्स बांटे नहीं गए, जैसे कि रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, मान लो ये प्रॉफिट थे 12 लाख रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, डिविडेंड की नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है? सर शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट। और ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है? वही है ना जो प्रॉफिट है आपका। यस सर। सर अब डिपार्टमेंट ने बोला जी देखो तुम्हें 20 लाख का लोन मिल रहा है, तुम्हारी बैलेंस शीट के हिसाब से तुम्हारे पास 12 लाख का ही प्रॉफिट पड़ा हुआ है। एक्स ने कहा हाँ। कहता है अगर आप डिविडेंड मान भी रहे हो तो प्रॉफिट का हिस्सा तो होना चाहिए। वो कहता है मेरी कंपनी का प्रॉफिट ही 12 लाख है, तो आप मेरा 20 लाख का कैसे डिविडेंड मान सकते हो? तो लॉ ने क्या लाइन डाली? टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि हम अब ये पूरा का पूरा लोन डिविडेंड नहीं मान सकते। सिर्फ कितना मान सकते हैं? जितना बैलेंस शीट में मेन टिल 12 लाख। जितना कि तुम्हारा बैलेंस शीट के अंदर में प्रॉफिट आ रहा है। इसका मतलब इस 20 लाख में से 12 लाख रुपए क्या मान लिए जाएंगे? टैक्स फ्री डीम्ड डिविडेंड। बाकी के 8 लाख रुपए कैसे ट्रीट होंगे? टैक्सेबल नहीं नहीं, वो Taxable. लोन की तरह ट्रीट होंगे। 12 लाख भी टैक्सेबल है ये तो टैक्सेबल है डिविडेंड के तौर पे। वो 8 लाख रुपए आपका लोन मान लिया जाएगा। यस सर लेकिन Okay, अगर मान sir. लो 22 लाख ना होते, ये सॉरी 12 लाख ना होते, ये 22 लाख रुपए होते बैलेंस शीट के अंदर, तो फिर ये पूरे के पूरे 20 लाख क्या हो जाते? लोन। लोन नहीं नहीं, फिर से सोचो। डीम्ड डिविडेंड हो जाता। डिविडेंड हो जाते सॉरी तो फिर डीम डिविडेंड हो जाता है। टू दी यस एक्सटेंट है ना कि जितना Yes sir. Yes sir. आपका डीम्ड Yes, sir. डिविडेंड आपके बैलेंस शीट के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता। इन शॉर्ट कहूं, लोन के अमाउंट को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से कंपेयर कर लो, विच एवर इज लोअर, यस सर है ना, वही आपका डीम डिविडेंड बन जाए। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर क्लियर अब Yes sir. इन जो ये एक्स था ना, इसने लगा लिया अब ज्यादा दिमाग। है इसने कहा कि अच्छा मेरे पैसे टैक्स लगाओगे, तो अब इसने एक चाल चली। ये है इसकी कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ये है मिस्टर एक्स। ठीक है यहाँ तक? और मिस्टर एक्स इस कंपनी में वोटिंग पावर रखता 21%। तो बताओ क्या ये बेनिफिशियल ऑनर हुआ? यस सर Yes sir. ओके। अब अगर XYZ प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट देखते हैं हम, इस बैलेंस शीट में इधर लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स।
ये प्रॉफिट्स लिखे हुए हैं सपोज 25 लाख रुपए, तो ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड कितना माना जा सकता है? 25 lakhs. 25 लाख तक ही माना जा सकता है, ठीक है। अब अगर XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने एक्स को लोन दे दिया तो ये ऊपर जाके यहाँ पर आई जाएगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक्स ने क्या किया, एक कंपनी है, दूसरी कंपनी है, कोई कंपनी ना हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, या ये कोई फर्म हो सकती है। आ गई है तब आसन में। यस सर। और मिस्टर एक्स इस कंपनी का या इस फर्म का एक मेंबर है, ठीक है। और मेंबर है इस तरीके से कि इसका यहां पर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तब आता है जब किसी के पास उस फर्म की इनकम का कम से कम 20% हिस्सा हो। कब आता है? जब उसके पास इस 20% फर्म का इनकम का, अगर एक कंपनी है में तो शेयर होल्डर होना चाहिए 20% शेयर्स का, ऐसा मान लीजिए, तो 20% एटलीस्ट इनकम का मालिक ये है। ये दोनों फंक्शन में आ रहा है। यहाँ 10% की रिक्वायरमेंट थी बेनिफिशियल ऑनर बनने के लिए, और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट लाने के लिए कितने परसेंट की रिक्वायरमेंट है? 20%। 20%। 20%. अब जो मिस्टर एक्स है ना, इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या नहीं है आप ही खुद बताना। ही इज द मेंबर, और इसका जो प्रॉफिट शेयर है वो है 45% का। बताओ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है इसका या नहीं है? है सर. सर। है ना। अब ये जो XYZ लिमिटेड है ये एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, बंद दरवाजे की कंपनी हो गई है। तो एक्स ने बोला कि तुम मुझे लोन मत देना। उसने बोला भाई किसको लोन दे? उसने कहा तुम इसको लोन दे दो। समझ रहे हो इस आदमी ने क्या गेम खेल दिया है? Yes sir. अब बताओ, अब ये एक्स के अकाउंट में तो आ ही नहीं रहा। समझ रहे हो इस बात को? अगर एक्स के अकाउंट में नहीं आ रहा है तो ये क्या बोल देगा जी, मेरे अकाउंट में तो आ ही नहीं रहे पैसे, तो मेरा डीम डिविडेंड कैसे होंगे? तो पता है सेक्शन 20, ये जो 222E, इसमें एक लाइन और लिख दी गई। ये लाइन मैं यहाँ लिखा, आल्सो इफ द पेमेंट इज मेड टू ए कंसर्न, यानी कि अगर वो पेमेंट, यानी कि लोन की पेमेंट या एडवांस की पेमेंट किसी कंसर्न को की जाती, कंसर्न का मतलब है HUF, कंसर्न का मतलब हो सकता है फर्म, कंसर्न का मतलब हो सकता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, इसका मतलब हो सकता है कंपनी, ठीक है। यानी कि जिस ये जो है ये क्या कहला रही है यहाँ पर, ये कंसर्न कहला रही है, ठीक है। इन विच, जिसके अंदर ए शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हैविंग बेनिफिशियल ऑनरशिप। बताओ यहाँ पर इसकी मतलब क्या बात कर रहा है? कह रहा है हम सिर्फ उसी शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं जिसकी इस कंपनी में क्या होनी चाहिए? Beneficial ownership. बेनिफिशियल। इज ए मेंबर, वो मेंबर है। और मेंबर नहीं, जैसे HUF है तो मेंबर बनेगा, अगर वो फर्म है तो क्या बनेगा? पार्टनर। पार्टनर बनेगा। लेकिन एरा गैरा पार्टनर नहीं, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। सब्सटेंशियल का 20%। मतलब क्या है? एटलीस्ट 20% शेयर ऑफ द इनकम उसके पास आ रहा हो। तो ये जो पेमेंट है इसको क्या मान लिया जाएगा? डिविडेंड। डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। यानी कि एक तरीके से अगर ये आदमी सोच रहा है कि मैं इनडायरेक्टली पैसा घुमा दूंगा,
तो भी ये नहीं बच पाए। बोलिए, बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस सर। अच्छा, एक बात बताओ कि ये क्लोजली हेल्ड के पीछे क्यों पड़े हुए हम? सर मैं भी क्योंकि पूछने वाली थी ये बात। है ना, क्लोजली हेल्ड कौन सी कंपनी है बेसिकली? जो ये प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक में ट्रेड ही नहीं हो रही है, यस सर, और प्राइवेट में ज्यादा मेंबर्स होते भी नहीं है। लिमिटेड तो शेयर गवर्नमेंट होल्डर। को ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम टैक्स वैक्स बचाने के चक्कर के अंदर में, क्योंकि तुम प्राइवेट और पैसा इधर का अंदर ही अंदर घुमाए चले जाओ। पब्लिक कंपनी जो जिसके शेयर्स ट्रेड होते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें काम इतना आसान नहीं होता। बोलिए, बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो चलो, मुझे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे बताना इसमें क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये है क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर आना चाहिए आप? पढ़ लें एक बार। एक सेकंड रुक जाओ, मैंने इसमें आंसर लिख ही रखा है, ये लो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब बताओ। एक्स बाई डीम्ड डिविडेंड। सर बताओ। सिर्फ 2 लाख रुपीज लोन माना जाएगा। नहीं, फिर से सोचो। वोटिंग पावर इन द कंपनी। सर सॉरी, डीडी। 2,10,000 पूरा ही डीम्ड डिविडेंड में जाएगा ना? नहीं सर, 2 लाख डीम्ड डिविडेंड कंसीडर होगा इसमें। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 2 लाख एंड हाँ, लोन मतलब बैलेंस शीट के हिसाब से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 2 लाख रुपए है। यस सर 2 लाख है। यस सर, 2 लाख ठीक होगा है। डीडी। वोटिंग पावर भी 10% से ज्यादा है। और वोटिंग पावर जो भी शेयर होल्डर होगा, क्योंकि 10% से ज्यादा है, तो ये बात तो सबसे पहले, ये एक्यूमुलेटेड तो बाद में सोचना, पहले 15% से डिसाइड कर लो यस कि सर। सेक्शन 2 की क्लॉज 22 लगाएं या ना लगाएं। तो लगाएंगे, लगेगा लगेगा सर। लगाएंगे सर। ठीक है। अब लोन तो बन रहा है 2,10,000 का, तो मन तो कर रहा है कि 2,10,000 को डीम डिविडेंड बना दो, बट इट कैन नॉट एक्सीड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अमाउंट। यस सर 2 लाख ही होगा। तो 2 लाख का यहाँ क्या बनेगा? डीम्ड डिविडेंड। टीम डिविडेंड डीम्ड डिविडेंड। शेयर होल्डर्स लायबल टू पे। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो 2 Yes, लाख sir. रुपए की इनकम पर जो शेयर होल्डर है, इसको क्या देना पड़ेगा? टैक्स पे करना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है। चलो, अब दूसरा क्वेश्चन बताना। बताओ। सर इसको एज अ लोन ट्रीट करेंगे बिकॉज treat वोटिंग करेंगे। पावर लेस देन 10% है। 10% है। हाँ, तो इसमें अब डीम डिविडेंड का पॉइंट ही नहीं आएगा, है ना? यस सर। यस सर। सेक्शन 220 इज नॉट अप्लाई। चलो, अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर इफ क्लोजली हेल्ड कंपनी ना हो और प्राइवेट कंपनी हो, तब भी ये केसेस ये नहीं आएगा, ये सस्टेन करेंगे? रूल, हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि ये रूल तभी आ रहा है जब क्लोजली हेल्ड की बात हो। तो सर Go उसके with the लिए law. डिफरेंट रूल्स हैं। फिर तो डिविडेंड जो एक्चुअल, उसमें डीम्ड डिविडेंड नहीं आएगा, लोन लोन ही है। ओके सर। चलो, अब बताओ, PQR लिमिटेड का केस है। एक चार्ट बना ले इसको, मतलब हमारे पास में कंपनी है PQR, प्राइवेट है ना? यस सर। चलो, इसमें कौन है शेयर होल्डर? अच्छा, शेयर इसकी होल्डर बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है? 10 लाख। 10 लाख। शेयर होल्डर है ए, मिस्टर ये लगा मिस्टर ए, और इसकी वोटिंग पावर है 10%। तो 10% पे आ जाती है बेनिफिशियल ऑनरशिप। यस सर एटलीस्ट यस 10%। सर। एटलीस्ट सर चलो, अप्लाई हाँ होगा ठीक है। इस पर।
होगा और जो सर। मिस्टर ए पार्टनर भी है, यस सर, पीआरटी एसोसिएट। पार्टनर है पीआरटी एसोसिएट्स में, हम्म। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इसमें ये Substantial partner है 21% सर। है ना, 21% सर। 21% का प्रॉफिट ले रहा है, यस तो सर। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी लेके बैठा हुआ है। यस। पीक्यूआर लिमिटेड ने 11 लाख रुपए का लोन दे दिया, लेकिन दिया किसको है? पीआरटी एसोसिएट सर। PRT। तो अब आ गई आपको समझ में, यस सर, अप्लाई होगा Yes, sir. रूल है ना? तो हम 220 अप्लाई कर, दोनों कंडीशन अप्लाई है सर, 10% 20%। ठीक है। यस सर। तो ये था हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कुछ ग्लिम्स ही मान लीजिए, ये चैप्टर पूरा नहीं है, लेकिन आप इस चैप्टर को और स्टडी करोगे तो आपको और मजा आएगा। इसके लिए आप एक सेक्शन 56, 57, 58, ठीक है ना, ये पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। 56, 57, 58। 56 तो मैंने बता ही दिया है, वो जो इनकम्स है ना वो एक्चुअल में 56 की है। ठीक है सर। सर इसमें जो PRT को लोन दिया है हाँ उसमें भी 10 लाख उसका DD बन जाएगा और बाकी का 1 लाख लोन हाँ, होगा। 10 लाख तक का ही डीम डिविडेंड बनेगा। यस सर। ओके सर, ओके। एक्यूमुलेटेड सर इस प्रॉफिट से ऊपर केस नहीं में होगा। डायरेक्ट पेमेंट तो मिस्टर ए को नहीं जा रहा, तो हम इसमें नहीं एज्यूम जा कर रहा। लेते हैं कि जो देखो हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई ए है ना, इसके अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रख रहा है। सब्सटेंशियल का मतलब होता है कि बहुत भारी भरकम इंटरेस्ट है। तो ये कंपनी जो है ना, ये पीआरटी एसोसिएट्स जो है, ये ए की क्यों नहीं सुनेंगे जब 21% की हिस्सेदारी इसी की है। तो एक तरीके से ना सारी ट्रांजेक्शन डाउट के घेरे में आ जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम ये एसोसिएट एसोसिएट खोल कर बैठ जाओ और बस पैसा इधर का उधर घुमा रहे हो, और जबकि सब दोनों के रूट में बताओ कॉमन कौन है? मिस्टर मिस्टर ए ए। मिस्टर ए। हम्म। और ऊपर से पीक्यूआर एक प्राइवेट कंपनी है, यस सर। ठीक है। पब्लिक उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड भी नहीं है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब कि पब्लिक इसमें कोई खास इंटरेस्ट ले ही नहीं रही है। क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि इसके शेयर्स पब्लिक में ट्रेड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यस सर। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू।